साथ नैना यादव, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। और हाथरस कांड का ये 100 झूठ और एक सच, और वो एक सच न्यूज नेशन आपके सामने रख रहा है। लगातार न्यूज नेशन ग्राउंड पर जाकर हर एक पहलू की तहकीकात करके सच आपके सामने लेकर आया है। पूरा देश जानना चाहता है हाथरस केस की आखिर सच्चाई क्या है, हाथरस में आखिर क्या हुआ था। आज इसका पूरा सच हम आपको दिखाएंगे डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से। क्या वाकई पूरे मामले में साजिश रची गई? इसे लेकर न्यूज नेशन के 2 रिपोर्टर्स हाथरस के उसी गांव पहुंचे जहां पीड़िता का परिवार रहता है, साथ ही साथ आरोपी का परिवार भी। न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने दोनों पक्षों से बातचीत की और सच जानने की कोशिश की, सच आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हाँ, जल्द से जल्द हो, इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, आप एक माँ है, एक आपके दर्द को समझा जा सकता है यहाँ पर। योगी सरकार दर्द को कोई नहीं समझ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके दर्द को हम सब समझते हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ पर हर कोई मौजूद है। आप रोइए मत, सबसे पहले तो आप रोइए मत। हमें इंसाफ चाहिए और बाकी हमें कोई इंसाफ का हिस्सा है, देखिए, कुछ भी हो, कैसे भी इंसाफ चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियों की वो है, साजिश है बस। और ये फंडिंग हो रही है, ये हो रही है। कौन फंडिंग कर रहा है? ये कांग्रेस और सपा वाले। और ये सही जांच होती है गहनता से तो लड़की की माँ, उसका भाई, उसका पता ही हत्यारे नहीं करेंगे इस लड़की के। हाथरस कांड के आड़ में क्या क्या हुआ? रेप हुआ, पुराना झगड़ा था, पॉलिटिक्स हुई। पूरा सच डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से। और पहले भी जैसे कि हमने हाथरस कांड, 100 झूठ एक सच। ये रास्ता जाता है हाथरस की बेटी के घर की तरफ। वो बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपको बता दें, आज हमारी टीम इस घर में मौजूद थी। हमने हाथरस की बेटी के पिता से बातचीत की, उनकी माता से बातचीत की, उनके भाई से बातचीत की, उनकी बुआ से बातचीत की और परिवार के बाकी और सदस्यों से भी हमने खुलकर हर वो सवाल पूछे जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। हमें तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर मिले, लेकिन वो सवाल कौन से थे वो जरूर बता देते हैं। वो सवाल थे नार्को टेस्ट को लेकर, वो सवाल थे सीबीआई जांच को लेकर, वो सवाल थे फोन कॉल्स की डिटेल को लेकर जो कि अब आई है, जो कि कई सवाल यहां पर खड़े कर रही है। वो सवाल थे जातीय हिंसा भड़काने की साजिश को लेकर। कुछ सवालों के जवाब हमें यहां पर जरूर मिले, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल थे जिनके जवाब पीड़ित परिवार ने कुछ गोलमोल तरीके से दिए। मैं भी दिन भर हाथरस में मौजूद था। मैंने आरोपी के घर के लोगों से बातचीत की है, उसके आसपास के लोगों से भी बातचीत की है। सबका ये कहना है कि हाथरस में एक बड़ी साजिश रची गई है और इसी साजिश के तहत ये पूरा बवाल खड़ा किया गया। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि ये सब कुछ दरअसल विपक्ष के इशारे पर रचा गया और इस मामले को तूल देने के लिए और बड़ी मात्रा में हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग भी की गई। हाथरस केस की सच्चाई क्या है? क्या वाकई पूरे मामले में साजिश? इसे लेकर न्यूज नेशन के 2 रिपोर्टर हाथरस के उसी गांव में पहुंचे जहां पीड़ित और आरोपी दोनों का परिवार रहता है। ये वही गांव है जहां पहुंचने के लिए 3 दिन पहले तक राजनेता सड़क पर रण छेड़ने के लिए तैयार थे। दिल्ली से कोलकाता तक के नेता इस गांव से एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे जिसकी तपिश में वो अपनी सियासी रोटियां सेक सके। हाथरस कांड के बाद यूपी को जातीय दंगों की आग में झोंकने की साजिश तक रची गई। अब इंटरनेशनल फंडिंग के सबूत तक सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब इस गांव में सन्नाटा पसरा है। लेकिन न्यूज नेशन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है। सबसे पहले हम आपको पीड़ित परिवार का पक्ष दिखाएंगे। हमने उनसे एक एक सवाल पूछा जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। हाथरस केस को लेकर हकीकत क्या है, इसको लेकर जांच चल रही है। लगातार नए एंगल और नए पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। जो सबसे नया खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है और सबसे नया खुलासा फोन डेटा रिकॉर्ड को लेकर है, यानी सीडीआर, जो कॉल डेटा रिकॉर्ड को लेकर है। कहा यह जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है और जो पीड़िता का भाई है उसके बीच 104 बार फोन पर बातचीत हुई। पूरा कॉल ड्यूरेशन करीब 5 घंटे का है। सबसे पहले मैं आपको दूरी दिखाता हूँ। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जो हरे रंग की दीवार है, वो हरे रंग की दीवार पीड़िता का घर है और इसके ठीक अपोजिट यानी उल्टी दिशा में अगर हम जाते हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन मनोज आपको तस्वीर दिखाएं। इसकी ठीक उल्टी दिशा में, इसके ठीक उल्टी दिशा में जो दीवार आपको दिखाई दे रही है वो दीवार दरअसल मुख्य आरोपी का घर है। और अगर आप डिस्टेंस यानी दूरी को अगर आप मापते हैं तो करीब 150 से 200 मीटर की दूरी होगी। सवाल ये उठता है कि अगर देर रात फ़ोन पर बातचीत हुई, पूरा कॉल ड्यूरेशन करीब 5 घंटे का है, 104 बार फ़ोन पर बातचीत की जाती है, देर रात भी ये बातचीत होती है, तो ऐसी कौन सी बातचीत थी जो देर रात को करनी पड़ी?
ये वही कॉल डिटेल्स है जिसके सामने आने के बाद अब हर कोई इसका सच जानना चाहता है। तो हाथरस मामले में बड़ा खुलासा आपके सामने हम कर रहे हैं और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो पहला खुलासा है कॉल डिटेल्स के मुताबिक आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच में बातचीत होती थी। जी हां, दूसरा बड़ा खुलासा आरोपी पीड़ित परिवार के बीच घंटों बातचीत होती थी, यानी सिर्फ एक या दो बार बात नहीं हुई है, घंटों बात लगातार होती रही है। तीसरा बड़ा खुलासा हाथरस मामले में मुख्य आरोपी संदीप बातचीत करता था, जो मुख्य आरोपी है वो खुद ही बातचीत करता था और आरोपी और पीड़िता के बीच में 104 बार फोन पर बातचीत हुई है। 104 बार। आपको बता दें कि अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 में 5 घंटे की बातचीत है जिसका खुलासा यहां पर हम कर रहे हैं। यह 5वां खुलासा है हाथरस का, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है कई अलग अलग तरह के ये कहा जाए खुलासे हो रखे हैं। अलग अलग एंगल इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। हाथरस कांड की हकीकत क्या है, उसका सच क्या है, न्यूज़ नेशन उसकी तह तक पहुंच रहा है। हम आपको बताएंगे आखिर कॉल डिटेल का सच क्या है, आखिर 104 बार आरोपी ने किससे बात की। अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे पीड़ित और आरोपी पक्ष की बातचीत का पूरा सच। न्यूज़ नेशन संवाददाता सबीना तमांग ने पीड़ित के घर के तमाम लोगों से इस कॉल डिटेल को लेकर सवाल किए। पहले आप भी सुनिए इस कॉल डिटेल पर पीड़ित का भाई क्या कह रहा है। कॉल डिटेल्स जो कि आरोप, देखिए जब तक हम आरोपों का जवाब नहीं देंगे ना तब तक सच सामने नहीं आएगा। आरोपों का जवाब बिल्कुल खुलकर देना चाहिए। मुझे लगता है जितना खुलकर देंगे पूरा देश देखेगा, आपकी बात भी सुनेगा। अगर वहां से आरोप लग रहे हैं तो आपकी बात भी हम दिखाएंगे, 100% वैसा ही दिखाएंगे जैसा कि आप बोलेंगे। 104 बार बातचीत की जो बात सामने आई उससे लेकर आप क्या कहेंगे? वो लंबी बातचीत, वो मोबाइल फोन किसका था? वो पापा का था, वो ना ही मेरा था, मेरे नाम से रजिस्टर्ड भी नहीं है वो। और ये बहन भी अनपढ़ थी, वो फ़ोन भी मतलब पापा के पास ही रहता था। अब ये लोग क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ, हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं चल पा रहा है क्या हमारे साथ ये करना चाह रहे हैं। लेकिन जो घंटों की बातचीत है पापा के मोबाइल से, फिर वो किसने की? पिताजी ने की या किसी और ने? ये तो देखिए जब ही पता चलेगा, जब आप मेरे हमें जब रिकॉर्डिंग जब सुनाई जाएगी इस चीज़ के लिए, जब ही जानकारी दे पाएंगे। तो आपने देखा पीड़िता के भाई का साफ साफ कहना है कि उनके परिवार की किसी तरह की बातचीत आरोपी के परिवार से नहीं होती थी। लेकिन उसने एक बात जरूर मानी कि जिस नंबर का जिक्र कॉल डिटेल में है वो उनके पिता का है। हमने इस पर पीड़िता के पिता से भी बात की, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कॉल डिटेल को लेकर पीड़िता की मां क्या कह रही है। एक कॉल डिटेल जिस तरह से यहाँ पर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आरोपी से लंबी बातचीत हुई। बहुत सारी बात की जा रही है, उन्होंने घर से हमें कोई मतलब ही नहीं था। इधर से भी और उधर से भी, आरोपी की तरफ से भी आप लोगों की तरफ से भी बातचीत की गई, घंटों बातचीत की गई। आपके हाँ हाथरस की बेटी के भाई हैं वो, उन्होंने सीधे और साफ तौर पर कहा कि ये मेरे पिताजी का फ़ोन था। तो यानी क्या उनके फ़ोन से बातचीत होती थी? वही फोन था, वही ले जाते। वो एक कॉलेज है, हाँ। माँ वो काम करते, उन्हीं पे वो फोन, घर पे ये फोन नहीं, वही सादा फोन है। तो फिर इतनी लंबी डिटेल कैसे आ गई? सब बनाई जा रही है, सब बातें, सारी बात बनाई जा रही है। मां मानती कि सामाजिक सरोकारों को निभाने के लिए कभी कभी आरोपी के परिवार से बातचीत तो होती थी। यही सवाल हमने पीड़ित की बुआ से भी किया। 104 बार फोन कॉल्स की जो डिटेल सामने आ रही है कि आरोपी में और भाई में आपस में ये बातचीत हुई। भाई का कहना है कि वो पिताजी का फोन था, लेकिन क्या बातचीत? बेटा वो पिताजी का ही फोन था, वो पिताजी का फोन, वो प्रधान पे भी है, प्रधान पे फोन है भैया का नंबर, जो 25 साल पुराना, जो लाला बता रहे हो अभी। तो इतनी लंबी घंटों की जो बातचीत थी वो उनके साथ हुई, आप कह रहे हो परिवार के साथ नहीं हुई? हमारे कोई परिवार के साथ बात नहीं हुई, क्योंकि हमारी बच्ची पढ़ी लिखी नहीं थी, वो फोन कहीं उठाती नहीं थी, तो वो काहे को बात करेगी, वो क्या मतलब है? अब आप कॉल डिटेल्स पर पीड़िता के पिता का पक्ष सुनिए। आपके बेटे से मेरी बातचीत हुई, काफी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई हमारा कोई संबंध नहीं था, हमारी बातचीत नहीं थी, कैसे आ रही है मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा वो फोन आपका था। हाँ, फ़ोन तो हमारा था, जो हम नरेगा फरेगा में भी काम करते हैं, तो हमने प्रधान जी को भी फ़ोन दे रखो है, फ़ोन नंबर जो उनसे बातचीत होती रहती कि हमारे पैसा आए नरेगा में कि ना आए। तो ऐसे कहते हैं उनने कोई मतलब साजिश रची हो हमारे। अच्छा, आपका फोन कभी खोया था बीच में या फिर किसी और के हाथ में बार जाता था, ऐसा कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं आपका फोन भी आपके पास रहता था। हाँ, मुझे फ़ोन तो मतलब खोए गए कहा कहते, एक दफ़े कहा कहते, बाकी सिम मैंने दूसरी निकलवाई 1-2 बार। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपका सिम पहले खो चुका था? हाँ, मतलब जो नंबर यहाँ पर सामने आ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि वो नंबर आपसे खोया था पहले? हाँ, पहले कहा कहते बहुत दिन पहले खो गए, तो फिर मैंने वही नंबर की कहा, दूसरे दिन ही कहा कहते वो निकलवा ली। तो सुना आपने, पीड़ित परिवार कॉल डिटेल्स पर गोलमोल जवाब दे रहा है। सीधा और साफ जवाब किसी के पास है नहीं, और यही सवाल खड़े करता है
और यही सवाल आरोपी के घर वाले और उनके रिश्तेदार कर रहे हैं। 104 बार फोन पर बातचीत हुई है। जो नई जानकारी सामने आ रही है, कॉल डिटेल निकल कर सामने आई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वाकई ऐसा था, पहले से लोगों के बीच दोस्ती थी? हाँ सर, यही बताया जा रहा है कि उसमें ये कॉल डिटेल जो निकल के आ रही है वो दो साल पहले की है इनके पास में। ठीक है ना, वो तो वही जो सामने जो भी चीज मिल रही है हमको देखने के लिए, वो आपके सामने हकीकत है। पीड़ित परिवार के इसी रवैये से गांव वाले भी परेशान हैं। गांव वालों का कहना है कि पीड़ित परिवार विपक्ष के नेताओं के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। पूरी घटना इसलिए हो गई साहब कि ये बीजेपी की छवि को बढ़ते हुए ये सब असंतोष थे, बेचैन थे कि हमारा झंडा तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मुद्दा बनाओ, इसको इनको लालच मिलो, इनको फंसाओ, पैसा दो, फंडिंग करो और बवाल मचाओ देश में। देश में बवाल मच जाएगा, बीजेपी सड़क जाएगी। लेकिन गढ़ मजबूत हुआ, सत्य के साथ है जनता भारत हमारे क्षेत्र की। दोषी को बख्शा नहीं जाए, लेकिन निर्दोष को फंसाया नहीं जाए। ये चाहते हैं हम, ये थे चाहते हैं कि दोषी को सजा नहीं मिले, सत्य निकल के आएगा। दोषी कौन है, नार्को टेस्ट होना चाहिए, सीआईबी जांच होनी चाहिए। ये क्यों कतरा रहे हैं, ये पीड़ित बच्चे क्यों कतरा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई में हाथरस के पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। कोर्ट ने यूपी सरकार को ताकीद की कि परिवार की सुरक्षा तय करे और इस बारे में एक हलफनामा दे, जिसके बाद पीड़ित परिवार के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हम इस वक्त हाथरस के बुलगड़ी गांव में मौजूद हैं। पीड़ित परिवार का घर और पीड़ित परिवार इस वक्त अपने घर में मौजूद है, लेकिन उनकी आशंका कि ऊंची जाति का वर्चस्व और उन्हें खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा भी यहां पर चाक चौबंद की गई है। सीसीटीवी कैमरे यहां पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन मनोज आपको दिखाएं। सीसीटीवी कैमरे यहां पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और साथ ही अगर मैं बाहर की तस्वीर आपको दिखाता हूं, बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती, गाँव की हर गली और हर मोड़ पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती, यानी एक छावनी जैसा माहौल बना दिया गया है। किले में तब्दील है ये पूरा गांव, ताकि पीड़ित परिवार को कोई धमका ना सके, कोई डरा ना सके। और ये सुरक्षा इसलिए भी है क्योंकि जो हाल फिलहाल में जो बड़े खुलासे हुए हैं, जो पीएफआई के 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, ये खुलासा हुआ कि बड़े पैमाने पर इस कांड के पीछे हिंसा फैलाने की साजिश थी। इसमें असामाजिक तत्व बड़ी संख्या में शामिल थे। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल विपक्षी पार्टियों ने भी साजिश रची कि इस कांड के बहाने, हाथरस में इस घटना के बहाने अपनी सियासी रोटियां सेक ली जाए। लेकिन फिलहाल यहां पर सुरक्षा चाक चौबंद है। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं ताकि परिवार को कम से कम किसी तरीके का खतरा महसूस ना हो। यहां पर रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो हाथरस कांड का क्या है सच, ये न्यूज नेशन लगातार सच सामने लाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड के जो आरोपी हैं, उन्होंने एसपी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में हाथरस के इन आरोपियों ने न्याय की मांग की है। आरोपियों ने कहा है कि जो पीड़ित लड़की थी, उस लड़की से दोस्ती थी। आरोपियों ने यह भी कहा है कि हमें फंसाया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी जिसे बनाया गया, उसने कहा कि लड़की से मेरी दोस्ती थी, मेरी अक्सर बातचीत हुआ करती थी, कई बार फोन पे भी बात हुई, जो लड़की के परिवार वालों को पसंद नहीं थी। उसने बार बार ये लिखा कि हमें फंसाया जा रहा है, मुझे और मेरे साथी जिन 3 अन्य लोगों को जेल में डाला गया, उन्हें फंसाया जा रहा है। एसपी को चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग की है और बार बार ये दोहराया कि हमें फंसाया गया। तो ये चिट्ठी बहुत अहम साबित होगी। आपको बता दें, हाल ही में न्यूज नेशन ने खुलासा किया था, उस कॉल डिटेल का भी आपको बताया था, रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था लगातार कि दोनों तरफ से पिछले 1 साल में 104 बार फोन पे बातचीत की गई। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों के रिश्तेदारों का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, जेल में भी उनके लड़कों को खतरा है। हमारे बाल को जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेल में खतरा है। जब वो ना सब काम करवा रहे तो वो जेल में करवा देंगे। तो दोनों पक्षों को आपने सुना, दोनों पक्षों की बातें न्यूज नेशन ने आपके सामने रखी। हालांकि जांच लगातार जारी है, कहा जा सकता है कि इस जांच में कई और अहम खुलासे होंगे। बड़ी खबरों पे बने हैं, रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए।